गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सही चल रही पढ़ाई आपकी? आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर बच्चों नोट करेंगे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने डाल्टन थ्योरी पढ़ ली थी। डाल्टन थ्योरी के बाद में हम लोगों ने एनोड और कैथोड रेस के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लिए थे पिछले लेक्चर में। इसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ी थी, जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ी, उसके फेलियर्स पढ़े, और फिर नील्स बोर की थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ी। और नील्स बोर की थ्योरी में हम लोगों ने उसके साथ साथ बोर रेडियस, बोर परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग अकॉर्डिंग टू नील्स बोर पढ़ लिया था। आज हम लोग बहुत अहम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसको बोलते हैं हम लोग बोर परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। बोर एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों अगर एनर्जी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है, जो कुल ऊर्जा होती है किसी भी पार्टिकल की, कुल ऊर्जा जो होती है बच्चों, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। एक होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा। तो यूं कह सकते हैं कि अगर हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करनी हो बोर परमाणु मॉडल के लिए, तो फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एक फॉर्मूला और है, वो भी आप याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है बच्चों टोटल एनर्जी, ये इक्वल होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। मतलब अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा का आधा कर दें तो ये भी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, या यूं कहा जा सकता है इट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर हम लोग गतिज ऊर्जा के माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन बी, यह स्थितिज ऊर्जा के आधे मान के बराबर होता है। ऑप्शन सी कह सकता है ये गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। क्योंकि तीनों तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के हाफ से, और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के हाफ से बच्चों। अब हम लोग ये सीखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं और डायरेक्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब तक हम लोगों ने बोर रेडियस हम लोगों ने बकायदा कैलकुलेट किए, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का जो वेग था उसको भी हम लोगों ने कैसे फॉर्मूला ड्राइव हो, वो भी, तो एनर्जी का भी हम लोग फॉर्मूला एक बार ड्राइव करके देख लेते हैं बच्चों, है ना। अगर फॉर्मूले की बात करें हम लोग, बोर परमाणु ऊर्जा के फॉर्मूले की बात करें तो मैं बता देता हूं बच्चों, बोर परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं बच्चों कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास में, कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास में माइनस ZE² ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बच्चे, नेगेटिव में होती है हमेशा। और हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास में, आप सब जानते हैं कितनी होती है? हाफ mv²। मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सॉरी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को जोड़ दूं
प्लस कर दूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, मतलब मेरे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, आगे क्या आ जाएगा बच्चों प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये मेरे पास में टोटल एनर्जी हो गई। बच्चों आपको ये मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितने बल कार्य करते हैं उस पर? 2 बल कार्य करते हैं। तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल कार्य करते हैं बताओ? एक काम करता है कौन सा? अपकेंद्रण बल और दूसरा आकर्षण बल। अपकेंद्रण बल का मान कितना था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आकर्षण बल का मान कितना था? बोलिए जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा था? ये था आपका अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल किसके इक्वल था? आकर्षण बल के। ये आपको मालूम है बच्चों। आर से आर कैंसिल हो गया तो मेरे पास में एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। आया कि नहीं आया बच्चों बताओ? तो क्या मैं यहाँ पर इस एम वी स्क्वायर को हटा करके अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो अगर एम वी स्क्वायर का मान मैं यहाँ से इसमें रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या कंडीशन होगी बच्चों? यूं कह सकते हैं हमारे पास में कंडीशन हो जाएगी, क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 में एम वी स्क्वायर का मान रखने पर मान कितना हो जाएगा बच्चों? मान रख देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, फिर आ जाएगा प्लस हाफ, और एम वी स्क्वायर को मैंने हटा दिया बच्चों इसको, और इसकी जगह रख दिया जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ। अब अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो क्या ये जेड स्क्वायर अपॉन आर 1 है और ये हाफ है जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो एक में से अगर आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। ये पूरा 1 है और ये पूरा कितना है? हाफ है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा माइनस हाफ जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। बोलो बच्चों आ गया? आपको मालूम है आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, अब तक आर की वैल्यू क्या थी? रेडियस कितना था आपका? रेडियस था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। ये तो था फॉर्मूला, आपने ये निकाला था। तो आर की वैल्यू रेडियस का फॉर्मूला अगर मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर इसको कह देता हूँ 3, कितना कहता हूँ? 3। तो ये कह सकते हैं समीकरण 3 से, तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन, और मैंने इस आर की वैल्यू बच्चों ये रख दी, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों बताओ? हो गया? अब मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना भैया, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो मेरे पास में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर इंटू, ये ऊपर चला गया 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड अपॉन, ये नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा बच्चों, ठीक है, बाकी और कोई चीज कट नहीं रही है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ये रहा ई स्क्वायर, ये क्या होगा? ए की पावर 4 हो गया बच्चों, एक जेड ये है कि जेड ये क्या हो गया? जेड स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। बात समझ आ गई? अगर बच्चों मान लीजिए मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7 या 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर
माइनस, बोलिए कितना होता है 31 किलोग्राम, ई की पावर रख देता हूं मैं किसके अंदर, कूलाम के अंदर, 9.1 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, एच आपको पता है प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक, उसका मान कितना होता है 6.22 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये अगर वैल्यूज रख देता हूं बच्चों, तो कैलकुलेशन पे जो हमारे पास में आंसर्स आएंगे, जो हमारे पास में आंसर आएंगे बच्चों, वो क्या होंगे वो देख लीजिए। एग्जाम हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में आंसर आएगा, वो आपको याद रखना है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, ये आएगा -13.6 इंटू क्या हो जाएगा Z²/n², ये वैल्यू आ जाएगी। ये किस में आती है वैल्यू बच्चों, ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, हर एक एटम की एनर्जी इतनी होगी। अगर मान लीजिए इसको दूसरे उसमें में निकाले तो टोटल एनर्जी इक्वल टू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, याद रख सकते हैं आप लोग। ये वैल्यू किसके अंदर होती है, ये होती है जूल पर एटम के अंदर बच्चों। और आपको पता है अगर जूल की जगह हम इसको अर्ग में कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है क्या बच्चों। तो इसको यूं कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻11 Z²/n² इंटू अर्ग पर एटम। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एनर्जी कितनी होती है, जूल में कितनी होती है और अर्ग में कितनी होती है। अब यहां पर आपके जो रिलेटिव फॉर्मूले आपने बनाए थे, वहां पर बनाया था R1/R2, याद है आपको, रेडियस के अंदर। इसी तरीके से फिर उसमें बताया था हम लोगों ने, रेडियस के बाद में किस में, वेलोसिटी बताया था। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी के भी तो रेशो आ सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आ सकते हैं, सही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपसे एनर्जी रेशो की, तो यूं कह सकते हैं टोटल एनर्जी 1 टोटल एनर्जी 2 इज इक्वल टू, मेरे पास में हो जाएगा, अगर Z की बात करें तो हो जाएगा Z1² ठीक है। एक हो जाएगा मेरे पास में टोटल एनर्जी फर्स्ट अपॉन टोटल एनर्जी सेकेंड इज इक्वल टू, मेरे पास में हो जाएगा बच्चों ये n के लिए निकाले तो n2² और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास में टोटल एनर्जी 1 टोटल एनर्जी 2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में Z1² n2² अपॉन Z2² n1²। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे वो एनर्जी पूछे एटम की, तो हम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मोस्ट ऑफ चीजें ये यूज होती हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर वो आपको 2 एलिमेंट का नाम दे और किसी एक शेल के लिए पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक एलिमेंट का नाम देगा 2 शेल देगा तो ये वाला फॉर्मूला, और एलिमेंट के नाम भी 2 हो शेल भी 2 हो तो फिर हम लोग ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यूज आपको मैंने दी, क्वेश्चन मैंने कहा आपसे हाइड्रोजन के लिए प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कक्षा के लिए ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा होगी, ये मान लीजिए आपसे कहा गया हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शेल के लिए निकालना है बच्चों, तो निकाल देंगे। तो मेरे पास में हो जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के लिए निकालना है, वैल्यू होती है -13.6 इंटू Z²n²। ठीक है। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो Z इज इक्वल टू कितना होता है 1, n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहे हैं तो -13.6 इंटू 1² अपॉन 1² हो गया क्या बच्चों, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी एक, कक्षाएं भी एक, कितना आ गया, ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप लोग, हाइड्रोजन के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड सेल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में -13.6 इंटू Z, तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा 1 ही होगा ना, तो अपॉन
सेकंड शेल के लिए निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया ना। सेकंड शेल के लिए निकालना है, n इजिकल टू 2 ले लिया आपने, ठीक है, तो स्क्वायर करना है तो 4 हो गया, काट देंगे इसको, कितना हो गया 4 3 12, ठीक है, 4 चौक 16 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड शेल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3.6 इंटू, ये तो परमाणु क्रमांक तो 1 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया 9, काट देंगे इसको, 9 9 9 एकम 9, कितना बच गया 4 बच गया, 9 पंजे 45, मतलब अप्रोक्स माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में आ जाएगा। एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि चाहे वो बोर एटॉमिक रेडियस हो, चाहे हमारे पास में वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एनर्जी हो, हम लोग उन्हीं के लिए निकाल सकते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि पूरे नील्स बोर की थ्योरी और उसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं आर एप्लीकेबल ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों बात समझ में आ गई नहीं आपके? अब रेशो वाले एक आध क्वेश्चन में बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वैल्यूज आपको याद करनी है। हो गया, चलिए इधर देखिए बच्चों, यही फॉर्मूला याद करना है, वो डेरिवेशन तो आपको याद नहीं करना है, आप अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हैं उसको। ओके ठीक है बच्चों, अब मैं बता रहा हूं आपसे रेशियो वाला। अगर आपसे कहा जाए कि Li+2, क्वेश्चन है बच्चों Li+2 की दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए, ठीक है बच्चों, दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए क्या करना है आपको, ऊर्जा निकालनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आप कहीं से निकाल देंगे, एनर्जी का अनुपात निकालना है आपको, रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है, तो अपन लिखेंगे टोटल एनर्जी 1 टोटल एनर्जी 2, मतलब कितने एलिमेंट का नाम दिया आपको, सर एलिमेंट तो एक ही है लेकिन शेल कितनी है, शेल 2 है ना हमारे पास में, तो शेल के हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, फॉर्मूला बताया था आपको n2² n1², यही फॉर्मूला बताया था बच्चों। तो n1 तो कितना है मेरे पास में, यहाँ पर 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और n2 कितना है मेरे पास में 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 9, तो बस रख देंगे, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n2 कितना का स्क्वायर कितना है 9, n1 का स्क्वायर कितना है 4, मतलब टोटल एनर्जी फर्स्ट अपॉन टोटल एनर्जी सेकंड की बात करें हमारे पास में, ठीक है, यूँ कह सकते हैं दूसरी और तीसरी, सेकंड एंड थर्ड की रेशो की बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा 9:4। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपसे, क्वेश्चन का आ गया Be+3, ठीक है, Be+3 तथा Li+2 की दूसरी कक्षा के लिए आपको टोटल एनर्जी का रेशो निकालना है, ठीक है बच्चों, निकाल देंगे। अब आपको मालूम है कितने एलिमेंट दिए, 2 एलिमेंट दिए, मतलब शेल एक ही है, तो फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी फर्स्ट अपॉन टोटल एनर्जी सेकंड इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बोलिए, फॉर्मूला लगेगा आपका Z1² अपॉन Z2², बिल्कुल सही है, जब 2 एलिमेंट थे तो Z से करेंगे इसको, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, तो Z1 हमारे पास में बेरिलियम के लिए आएगा, और एटॉमिक नंबर इसका होता है बेरिलियम का, जो पहले आएगा वो Z1 है बच्चों, ठीक है, तो बेरिलियम पहले, अगर लिथियम पहले होता तो लिथियम को Z1 लेते, तो इसका कितना होता है 4 होता है, कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया ना, Z1² है तो कितना हो गया बोलो, तो हमारे पास में ये आ गया 16। लिथियम की बात करें तो Z2² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 16 रेशियो 9 आंसर आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये आ जाएगा आपका 16:9। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, तो निकाल सकते हैं। या एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है, वो ये है बच्चों, अगर फॉर्मूले से आप देखेंगे तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, Z से, और टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n के। तो ठीक है बच्चों, आपने क्या देखा, टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, Z के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कक्षाओं के, मतलब जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है एनर्जी की वैल्यू कम होती है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
इतनी सारी बात हम लोग कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रेडियस का फॉर्मूला था आपका कितना था भैया, रेडियस का फॉर्मूला था बच्चों आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। वेलोसिटी की बात करें 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू क्या था बताओ, z अपॉन m, ठीक है, किसमें था, सेंटीमीटर पर सेकंड में। और इसकी बात करें बच्चों एनर्जी की, तो ये है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जूल में बात करेंगे, अर्ग में बात करेंगे तो उसकी वैल्यूज अलग हो ही जाएगी। एक में 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ठीक है, और एक में कितना आ जाएगा -11 अगर अर्ग में करेंगे तो, ठीक है। तो ये था नील्स बोर के बारे में बच्चों, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि नील्स बोर ने अपना जो स्पेक्ट्रम बताया था वो रेखीय स्पेक्ट्रम बताया था, तो उसे रेखीय स्पेक्ट्रम की हम लोग बात कर सकते हैं। तो अब हेडिंग लिखेंगे बच्चों आप लोग, नील्स बोर के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। लिखिए हेडिंग, नील्स बोर के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। नील्स बोर के, लिख देता हूं, नील्स बोर के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में बच्चों एक फॉर्मूला इसने एनर्जी के लिए दिया, और वो दिया डेल ई इज इक्वल टू आर एच। आर एच बच्चों यहाँ पर रीडबर्ग नियतांक है, रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। याद कर लेना, एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, और एक बार जेड में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एच, क्योंकि कई बार क्या होता है केवल आर एच नहीं देके केवल आर देते हैं। तो आर हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट मान लेते हैं इसको, उसकी वैल्यू अलग होती है 8.314 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रीडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया बच्चों। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। इस फॉर्मूले का मीनिंग ये बच्चों कि अगर डेल ई हमारे पास में आर एच को हम लोग एज ए कॉन्स्टेंट रखें, अगर ये यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास में जो इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करने पर ये पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, अगर पॉजिटिव होगी धनात्मक होगी तो ऊर्जा का क्या होता है बच्चों, अवशोषण होता है। और अगर मान लीजिए डेल ई आर एच ये अगर इसका मान नेगेटिव आता है तो ये ऋणात्मक होता है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसको यूं समझ लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से n बराबर 2 में, ठीक है, जंप करता है, कूदता है, स्थानांतरित होता है, तो बताइए ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। अब पहली बात तो एक तो कंसेप्ट ये याद कर सकते हैं कि जब भी इसने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी तक जाता है, जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब आदमी नीचे से अपनी जो है अपना लेवल बढ़ाना चाहता तो क्या चीज एनर्जी को गेन करता है, ठीक है, एनर्जी लेता जाता है जब तो ऊपर जाएगा आदमी, एनर्जी को अगर गेन नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत होगी। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर लो यूं कह सकते हैं निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अगर मान लीजिए उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, मतलब कोई भी लेवल अप से डाउन में आता है तो एनर्जी उसको निकालना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। और वैसे अगर कैलकुलेट बात करें नेगेटिव आएगी पॉजिटिव तो देख लेंगे। तो हमारे पास में सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, सॉल्यूशन की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, डेल इज इक्वल टू हो जाएगा आर एच 1/n1 स्क्वायर, कितना 25 होगा ना बच्चों,
ठीक है, माइनस N2 कितना दूसरी में आ रहा है अपॉन 4, तो डेल E इज इक्वल टू कितना गया RH। ठीक है, कितना आएगा बताइए, कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव आ जाएगा एलसीएम, 1 माइनस सॉरी 25 चौक 100 कर लेते हैं इसको, सॉरी, तो 4 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25। तो आपको पता है डेल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा RH, माइनस करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस 21 अपॉन 100 ही तो आएगा, तो नेगेटिव आ गया क्या वहां वैल्यू, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है उत्सर्जनों को, वैसे पता लग रहा है आपको। तो आपको यहाँ से एक बात तो ये समझ में आती है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब व्याख्या करते हैं तो एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अप टू डाउन आए या डाउन टू अप जाएगा। तो एक तो ये बात है, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है वो आपको याद करनी है। तीसरी बात ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। या एक क्वेश्चन और आता है तरंग संख्या का, वो भी आपको याद करना है, फॉर्मूला ही आता है, उस फॉर्मूले को आपको याद करना है, देख लीजिए मैं बता देता हूं आपको। तो फॉर्मूला एक तो यह है डेल ई इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो आप सब जानते हैं डेल ई इज इक्वल टू क्या H न्यू होता है क्या, ठीक है, तो यहाँ रख दिया मैंने, तो H न्यू मेरे पास मिल जाएगा, H न्यू इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो गया क्या बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगर मुझे न्यू केवल रखना है तो क्या हो जाएगा RH अपॉन ये H नीचे आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो गया क्या। और न्यू इज इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू आवृत्ति को कहते हैं बच्चों, और न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH अपॉन H, ये जगह 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अगर मुझे केवल C नीचे लिख दूं मैं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा RH अपॉन HC, ये H है ये वाला, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वो आगे नहीं हुआ बताओ। और 1 अपॉन लैम्डा को क्या कहते हो, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है न्यू बार, इसी को तो तरंग संख्या बोलते हो। तो एक फॉर्मूला जो और याद करना है आपको, वो फॉर्मूला हो गया बच्चों हमारे पास में, वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में न्यू बार इज इक्वल टू RH अपॉन HC, ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो तरंग संख्या का फॉर्मूला पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला, और एनर्जी का पूछेगा तो याद रखियो, ये दो बॉक्स आपको याद रखना है, बाकी सब चीज वैसे ही है, ठीक है। रीडबर्ग क्वेश्चन की वैल्यू याद करेंगे। तो ये थी हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये नील्स बोर ने इतनी चीजें बताई बच्चों जो आपको याद करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी नील्स बोर कई जगह फेलियर हुआ, कई जगह वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो क्या थी, वो क्या वजह थी जहां उसको फेल होना पड़ा या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बारे में बात कर लेता हूं बच्चों। तो लिखिए हेडिंग लिमिटेशन ऑफ नील्स बोर लॉ, नील्स बोर की कमियां। नील्स बोर की कमियों में सबसे पहली कमी तो ये थी बच्चों कि यह केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही लागू होती है। इट इज एप्लीकेबल ऑन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दूसरी बात यह है कि ये जो थ्योरी थी वो ये बताती है कि एक तो जीमान प्रभाव के बारे में इसका कोई एक्सप्लेन नहीं था, जीमान प्रभाव, और एक था बच्चों स्टार्क प्रभाव। मतलब यह सिद्धांत जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए बात करें बच्चों हम लोग जीमान इफेक्ट की, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण या यूं कह सकते हैं स्पेक्ट्रम लाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसका विपाटन हो जाता है।
तो यूं कह सकते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, स्प्लिट होना, बट जाना, टूट जाना कहलाता है जीमान प्रभाव। क्या कहलाता है बच्चों? जीमान प्रभाव। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये सिद्धांत। दूसरी बात ये स्टार प्रभाव क्या है? अगर यही स्पेक्ट्रम की रेखाएं गुजारी जाए विद्युत क्षेत्र से, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो विद्युत क्षेत्र से जाने के बाद में भी ये दो भागों में बट जाती है, इसका विपाटन हो जाता है। विपाटन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। तो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तीसरा, जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, परमाणु मिलते हैं तो अणु बनाते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग्स होती है उसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी किसकी बच्चों? निल्स बोर की। बोलिए, क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, चले आगे बच्चों। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप लोग सोमरफेल्ड का विस्तार मॉडल, एक्सटेंशन लॉ ऑफ सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड का विस्तार मॉडल, बहुत 2-3 सी लाइन आती हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। 2 or 3 लाइन्स आर इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू लर्न इट। हेडिंग लिखेंगे सोमरफेल्ड का विस्तार मॉडल, लिख देता हूं मैं। सोमरफेल्ड का विस्तार मॉडल, सोमरफेल्ड का विस्तार मॉडल। इसमें एक बात तो ये याद रखनी है कि सोमरफेल्ड को याद इसलिए किया जाता है बच्चों, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या थी, क्वांटम नंबर था, दिग्गज से क्वांटम संख्या की खोज की थी, डिस्कवर्ड इसने दिग्गज से क्वांटम संख्या की खोज की थी सोमरफेल्ड ने, इसलिए इसको रेस्पेक्ट से याद करते हैं। थ्योरी भी अच्छी गई थी, थ्योरी भी ऐसी बात नहीं है। थ्योरी में इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, निल्स बोर ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता, लेकिन इसने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, केवल वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाता है। तो यूं कह सकते हैं जब वो रोटेशन करता है तो नाभिक से उसकी दूरी चेंज होती रहती है, और इसके लिए इसने कहा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो n नहीं होकर के दो चीजों का योग होता है, nr प्लस n5। यहां इसकी ये वृत्तीय त्रिज्या है और ये कोणीय त्रिज्या है। तो यूं कह सकते हैं बच्चों कि निल्स सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाता है, और इसे उसने कोणीय त्रिज्या या दिगंशी त्रिज्या भी कहा बच्चों। खास बात ये थी बच्चों कि अगर हम लोग यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 कक्षा में चक्कर लगा रहा है या n बराबर 2 कक्षा में लगा रहा है कक्षा, तो उसकी जो दिग्गज क्वांटम संख्या की वैल्यू होगी, यूं कह सकते हैं कि उसके लिए जो दूसरे दीर्घवृत्तीय त्रिज्याओं की बात करें तो इसके लिए दीर्घवृत्तीय त्रिज्या तो हो जाएगी 1, इसके लिए कितनी हो जाएगी 2। क्या है बच्चों? ये दीर्घवृत्त त्रिज्या, दीर्घवृत्त त्रिज्या। पूछा हुआ क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। सोमरफेल्ड का विस्तार मॉडल समझ में आ गया। इसकी कमी क्या थी बच्चों? इसकी भी वही सेम कमी थी कि यह सिद्धांत भी केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही लागू हो पाया, उसे कोई एक्सप्लेन कर पाया, उससे आगे ये भी नहीं पढ़ पाया, कुछ एक हेल्प इससे मिली। बात समझ में आ गई बच्चों? आगे नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, हेडिंग लिखेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत। हेडिंग लिखेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली को इसलिए याद किया जाता है बच्चों कि डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी छोटे पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल की 2 प्रकृति होती हैं। प्रकृति की बात की, पार्टिकल के कणों की प्रकृति की बात की, 2 टाइप की प्रकृति वो शो करता है।
एक करता है बच्चों वो तरंगीय और दूसरी शो करता है वो कणीय। तरंगीय रूप शो करता है और कणीय। तरंगीय रूप में उसकी जो एनर्जी होती है वो E बराबर होती है बच्चों एच न्यू, ठीक है। और कणीय रूप में माने तो उसकी एनर्जी होती है E बराबर एम सी स्क्वायर। ये कण के रूप में है बच्चों, ये तरंग के रूप में है। और जब उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ये दोनों रूपों में पाया जाता है, तो यूं कह सकते हैं E तरंग इज इक्वल टू E कण। तरंग के अंदर कितनी थी एच न्यू, ठीक है। कण के रूप में कितनी थी एम सी स्क्वायर। आप सब जानते हैं बच्चों, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं आपको, पहले बताया था न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो मैंने यहाँ इसको हटा दूंगा मैं, ये मेरे पास में हो जाएगा, क्या होगा बच्चों बताइए, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी आ गया। और आपको पता है क्या पता है बच्चों, आपको बोलिए, आपको पता है यहाँ पर सी से सी कट गया, एच लैम्डा। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वन अपॉन, अगर लैम्डा की बात करें, लैम्डा निकालना हो तो मुझे, तो मेरे पास में इधर लिखना पड़ेगा मेरे को, मैं इधर लिख देता हूं। तो लैम्डा इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा एच अपॉन एम सी, यही तो होगा। लैम्डा उधर लेके एम सी नीचे ले आया, तो एक फॉर्मूला तो यह है तरंग निकालने का। अब एक बात बता दूं बच्चों मैं आपको, वो ये है बच्चों इसके अंदर कि एम यहाँ पर है द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सी क्या है बच्चों, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। अब खास बात यह है कि ये भैया है तो द्रव्यमान इंटू वेग है ना, तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है पी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं क्या। तो यहाँ मेरे पास में लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन पी, ये एक फॉर्मूला निल्स बोर ने दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये निल्स बोर द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालने का तरीका हो सकता है। इससे हम लोग उसका मोमेंटम संवेग भी निकाल सकते हैं एच अपॉन लैम्डा करके। तो यूं कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो पार्टिकल एज वेल एज वेव्स के रूप में काम करता है, जिसमें उसकी एनर्जी कितनी होती है एच न्यू और एम सी स्क्वायर होती है। दोनों को इक्वल कर दें तो इस तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, आपसे क्या करेगा वो, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा हो गया आपको, ठीक है बच्चों। एच आपको पता है प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। प्लांक स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल से कर दिया जाए कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। क्या दे दिया आपको, तरंग दैर्ध्य दे दी, एनर्जी निकालने फॉर्मूला सीधा सा आपके पास में है, रख देंगे E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो H की वैल्यू रख देंगे 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन यह आ जाएगा 6000। एंगस्ट्रॉम में मत रखना इसको, ये चेंज कर लेना, एंगस्ट्रॉम को हटा के। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, रख देना 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कैलकुलेट करना कोई आसान है बिल्कुल, अप्रोक्स 1 टाइम कट गया ना, ये तो 6.66 1.1 टाइम कट गया ये। और इसकी बात करें तो 3 जीरो ये थी, 10 जीरो ये है, माइनस किए तो 10 की घात माइनस 7 हो गई ना, ये 10 की घात माइनस 7 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे, तो प्लस के 7 और 8 15 हो गए, तो 10 के प्लस की 15 घात हो गई, कितने से 34 में से माइनस कर देंगे 15 को, कितना बच गया 15 दूनी 30, मतलब 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा आपका समथिंग 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19।
बात समझ में आ गई क्या? इस टाइप के क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं, वेवलेंथ पे किए जा सकते हैं, आवृत्ति पे किए जा सकते हैं, संवेग पे किए जा सकते हैं। ये अपन इस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, किस पे, अगली क्लास के अंदर करेंगे बच्चों, कि कैसे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर अगर हम लोग इसके निचोड़ की बात करें, क्या चीज़ हम लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट सीखी, तो इसमें हम लोगों ने इतना ही सीखा बच्चों कि नील्स बोर की कमियां क्या रही, एनर्जी कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने ये सीखा इसके अंदर सोमरफील्ड ने अपने मॉडल के अंदर क्या बात कही और क्या इसका रोल इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद में डी ब्रोगली ने जो है एटम की जो द्वैत प्रकृति बताया, उसके बारे में हम लोगों ने इसके अंदर सीखा, उसकी एनर्जी के बारे में सीखा। अब अगली जो क्लास होगी बच्चों अपनी, उसमें कुछ एक क्वेश्चन इसके करेंगे हम लोग वेवलेंथ वगैरह के, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ओके बच्चों, कर लेना इसको। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, बाहर कम से कम जरूरत हो तो जाना हो तो जाएं, वरना उसको अवॉइड करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।